आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। थैंक यू सर। रमेश मेश्राम जी सर। बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार मेश्राम है। मैं राजनांदगांव का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला राजनांदगांव में पूरी की। इसके पश्चात मैंने अपनी स्नातक स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की डिग्री दिग्विजय महाविद्यालय से प्राप्त की और वर्तमान में मैं व्याख्याता एलपी के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला देवरी बंगला जिला बालोद में पदस्थ हूँ। अच्छा, राजनांदगांव के कोई 2-3 ऐसे स्थल बताइए जो पूरे छत्तीसगढ़ में पृथक पहचान रखते हो। जी, सर्वप्रथम डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता का मंदिर है। उसके पश्चात प्रज्ञागिरी, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन प्रतिवर्ष 6 फरवरी को होता है। इसके अलावा अभी वो 6 फरवरी को हुआ है, वो कौन सा नंबर है? सर नहीं मालूम सर, अभी कोरोना काल के कारण शायद नहीं हो पाया। वो 28वें नंबर का हुआ है। जी सॉरी सर। और कंटिन्यू कीजिए। और इसके अलावा सर माँ पाताल भैरवी मंदिर है। इसके अलावा चितवा डोंगरी है और चौकी में भी एक बुद्ध स्थल है सर, बुद्ध स्थल है। जी आप बौद्ध धर्म को बिलोंग करते हैं? जी सर। तो बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य हैं, जी क्या क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, एक और है सर। कोई बात नहीं। अभी आपने कहा चितवा डोंगरी, जी सर। क्यों फेमस है चितवा डोंगरी? सर यहाँ ये पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पाषाण घेरे मिले हैं। पाषाण घेरे? जी सर। कौन से काल के मिले हैं? सॉरी सर। कोई बात नहीं। और संगीत विद्यालय वगैरह कुछ है? जी सर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय लहरागढ़। लेकिन अम्बेडकर जी के बारे में आप बताइए, क्यों उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? जी सर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है वो एक महान दार्शनिक विद्वान के साथ साथ विभिन्न धर्मों एवं विषयों में के प्रकांड विद्वान थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई कि भारतीय संविधान आपके द्वारा 7 सदस्य प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वहाँ 7 सदस्य थे, जिसके माध्यम से इन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। चलिए ठीक है। आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ी में धरसा मतलब क्या होता है? सॉरी सर। अभी धरसा एक योजना चालू हुई है, पता है आपको? ये शायद फसल या फसल के बचाव के लिए नहीं पता है? नहीं पता है। कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव की कोई अलग से पृथक पहचान है क्या? जी सर। किस रूप में जानते हैं? सर राजनांदगांव की पृथक पहचान यहाँ साहित्यकारों का जन्म जो हुआ है, त्रिमूर्ति के नाम से प्रख्यात है। गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो साहित्य के क्षेत्र में राजनांदगांव को साहित्य नगरी को जी साहित्य नगरी, सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं जी, वो साहित्यकार हैं। जी सर, साहित्यकार। कोई साहित्य पता है उनका? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का साहित्य, सॉरी सर। डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी की? जी सर, तुलसी दर्शन। तुलसी दर्शन है। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी की? ब्रह्म राक्षस, चांद का मुतेड़ा, काट का सपना, ऐसा कुछ एक है। नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये त्रिवेणी जो है ना जी, कहाँ पे है? सर ये बूढ़ा तालाब रानी सागर जो है वहाँ पर परिसर है, तालाब के किनारे, वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और वहीं बलदेव प्रसाद मिश्र के नाम से संग्रहालय है, जहाँ इन तीनों के जीवन से जो जुड़ी वस्तुएं थे, जो साहित्य थे, जो इनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं थे, उनको संग्रहित करके रखा गया। अच्छा चलिए ठीक। अब सर अपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन पीजी सब कुछ किया हुआ है? जी सर। ठीक। सर डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिशिएशन सर ये एक स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड है, जिसके तहत हम किसी वस्तु का मूल्य जब जैसे जैसे वस्तु उपयोग होते जाती है, वैसे वैसे एक समय के बाद उस पर उसकी जो कार्य क्षमता है उस पर कमी आती जाती है। इसे ही ह्रास कहते हैं। आपने एक अभी वर्ड यूज़ किया वस्तु जी और स्थायी संपत्ति। जी ठीक, ये क्या चीज़ है? सर स्थायी संपत्ति का आशय उससे है जिसके माध्यम से हम किसी व्यवसाय को संचालित करते हैं, और वस्तु कहने का मतलब है जिसका हम व्यवसाय करते हैं। ठीक, तो यही दो चीज़ों का डिप्रिसिएशन होता है।
नहीं सर, पर्टिकुलर स्थायी संपत्ति ऊपर ही रहता है। बस उसी में होता है। जी सर। चलिए ठीक। आपने गुडविल का नाम सुना है? जी सर। गुडविल का डिप्रिसिएशन नहीं होता? गुडविल सर संपत्ति है, लेकिन वो कृत्रिम संपत्ति है। नहीं, आपने बोला अभी कि डिप्रिसिएशन मतलब वस्तु जी। का सिर्फ होगा डिप्रिसिएशन या अस्थायी स्थायी संपत्ति? संपत्ति होगा। तो गुडविल तो ना कोई वस्तु है और ना स्थायी संपत्ति है। जी सर। क्या उसका डिप्रिसिएशन नहीं होता? होता है सर। तो फिर सर लेकिन हम इसको वस्तु की श्रेणी में नहीं रख सकते। डिप्रिसिएशन तो होगा। जी सर, लेकिन वो कृत्रिम संपत्ति है सर, उसको हम देख और छू नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने वो नहीं पूछा कि किस टाइप का संपत्ति है, मैंने बोला कि डिप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा। सर एक्चुअल वास्तव में सर ख्याति का अपलेखन होता है, इसमें ह्रास नहीं लगता। डिप्रिसिएशन होता है, समय का भी डिप्रिसिएशन होता है। जी। जैसे ये वस्तु है, जी। इस वस्तु को आपने खरीदा जी। और इसको आपने यूज किया। जी। तो यूज किया तो जब इसको आप 1 साल बाद बेचेंगे जी। तो वो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। जी। मतलब इसकी वैल्यू में क्या होगा? डिप्रिसिएशन। ये स्थायी संपत्ति है। जी। अब इसको आपने जैसे लिया और आपने इसको यूज ही नहीं किया, जी। ठीक है, जी। या आपने इसको उधारी में लिया, जी। 10 रुपए में लिया इसको आपने, और वापस आपने बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद पैसा वापस कर दूंगा, जी। और आपने पैसा वापस नहीं किया, जी। तो यहाँ पे क्या डिप्रिसिएट हुआ? वस्तु का डिप्रिसिएशन नहीं हुआ, हमारे आपकी गुडविल का डिप्रिसिएशन। जी सर। इसका भी डिप्रिसिएशन। जी सर। थैंक यू एमोर्टाइजेशन क्या होता है? सर। हिंदी में इसका amortizer। सर आपने जैसे पीएचडी किया है जी तो वहाँ पे ये जो बेसिक टर्म्स होते हैं ये तो पता होना चाहिए। सर, सॉरी सर। डिप्लेशन क्या होता है? जी डिप्लेशन। सर, हिंदी में बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा सर। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का सर मुद्रास्फीति से तात्पर्य है, अभी क्लियर नहीं चलिए, सर, कोई बात मैं जान रहा हूँ सर। वस्तु एवं सेवा कर क्या है? जी सर, वस्तु एवं सेवा कर वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर का जो बहुत फैलाव था, जो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरीके से लगाया जाता था, तो भारत सरकार द्वारा जीएसटी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर बनाया गया है, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। इससे क्या फायदा हुआ? पहले वैट लगता था, जी सर, पहले बैठ रहा तो अभी जीएसटी लाने से क्या फायदा हुआ? क्यों लाया? सर, जीएसटी लाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो कर की दरें जो थी अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग थी, तो उसको एक वन नेशन वन टैक्स एक थीम दी गई थी, उसके तहत इसको रखा गया। और अब जितने प्रकार की जो इनडायरेक्ट वस्तुएं हैं उस पर अलग अलग स्लैब बना के टैक्स से लगाया गया। तो ठीक है, तो उससे अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 1 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हो गया, जी। मतलब जो टैक्स का पैसा है बहुत ज़्यादा आने लगा। ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं आता था? जबकि सर- पहले जब अपन ज़्यादा हर चीज़ों पे अलग अलग टैक्स लगाते थे, जी, जी। तो वैसे में तो सरकार गवर्नमेंट के पास बहुत सारा टैक्स आना चाहिए, जी। और जीएसटी तो एक ही टैक्स है, जी। तो ऐसे में तो कम आना चाहिए, लेकिन अभी टैक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा क्यों? सर, इसका जो लगाने की जो प्रक्रिया है उसको शिथिल किया गया। जो नियम थे, जो जीएसटी और पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स था अलग अलग वस्तुओं पर, तो उसमें कठिनाई होती थी व्यापारी को। तो अब जो है एक कर प्रणाली के आधार पर एक ही उसके अंतर्गत स्लैब के अंतर्गत। उदाहरण से बताइए। सर, उदाहरण के लिए सर, जैसे कुछ जो अनिवार्य वस्तु है उसको जीएसटी से अलग रखा गया है। उसके बाद जैसे विलासिता वाली वस्तु है, जैसे एयर कंडीशनर। वैसे मैं पूछा कि जो जीएसटी जैसे हम लोग पहले हर स्टेज बाय स्टेज लगता था, जी। अभी हमने क्या किया? एक कर दिया, एक किसी प्रोडक्ट पे एक ही बार टैक्स लगेगा। जी सर। ठीक है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ उदाहरण से समझाइए कि किस वस्तु पे किस प्रकार से एक करेगा, और पहले कैसे बार बार लगता था। सर, जैसे वस्तु का जब उत्पादन होता है, तो वहाँ जब उत्पादन के समय उत्पादक जो होता था वहाँ पर टैक्स देता था। उसके बाद फिर वो वस्तु जो है कोई वस्तु बताइए एग्जाम्पल। थोक विक्रेता के पास। किसी वस्तु के माध्यम से उदाहरण दीजिए। सर, मान के चलिए फेयर एंड लवली का उत्पादन है, तो जब उत्पादक उसका उत्पादन करता था तो वहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद वो थोक विक्रेता के पास जाती थी, तो थोक विक्रेता भी वहाँ से उसका जो यातायात भाड़ा है या और चीज उसमें ऐड करके फिर उस वस्तु को नए मूल्य के आधार पर उसको देता था। नहीं, तो सर, टैक्स जब मैन्युफैक्चर हो गया ना, ये पेन जी, बन गया, जी। उसी समय इस पे प्रिंट हो जाता है। जी सर। बस वही होता है जीएसटी। जी। ऐसा नहीं कि मैं इसको आपको दूंगा बेचने के लिए तो आप इस पे अलग से जीएसटी लिख देंगे। सर, वैल्यू एडेड टैक्स तो वैसे ही ऐड होता था।
जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ एक पैकेट में पैक हो जी। गई और उस पे वो चीज़ क्या बोलते हैं कि उस पे प्रिंट हो गया जीएसटी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जी। बस वो टैक्स वहीं पे, जी वो बार बार टैक्स उस पर नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आपके दुकान में आएगा तो आप उस पर अलग से टैक्स लिखेंगे, फिर दूसरे की दुकान में बिकने के लिए जाएगा तो उस पर आप अलग से प्रिंट करके टैक्स लिखेंगे। ऐसा नहीं। ठीक सर, थैंक यू। अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्टेशन पारा प्राथमिक स्टेशन पारा से स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद मैंने 10वीं और 12वीं तक के स्टेट हाई स्कूल में पढ़ा। उसके पश्चात मैं दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीकॉम एमकॉम और वहीं से पीएचडी की पढ़ी प्राप्त की। पीएचडी आपने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर। जी सर। आपने बायोडाटा में मेंशन नहीं किया है पीएचडी। पीएचडी पीएचडी शोध का विषय क्या था? सर पीएचडी शोध का विषय था मेरा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में। तो इसमें क्या उपलब्धि रही? सर इसके तहत मैंने महिला बाल विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं संचालित है राजनांदगांव में उसका अध्ययन किया। उसके तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सबला योजना और कुपोषण से संबंधित योजनाएं थी। और इसके लिए सर मैंने राजनांदगांव जिला क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था तो इसके तहत 2-2 विकासखंड के 2-2 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक और उनके जो पोषण स्तर पर क्या सुधार आ रहा है विभाग के माध्यम से, क्या ऐसी योजनाएं चल रही है, क्या उनको लाभ दिया जा रहा है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो समूह बनाई जा रही है वो आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हो रही है कि नहीं, वे अपनी अर्निंग कर पा रही है कि नहीं, इस पर अध्ययन किया है। ठीक है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित जी 3 योजनाओं के नाम बताइए। सर महिला सशक्तिकरण के संबंधित अभी वर्तमान में एक बस्तर जिले में एक मेहरार चौमान करके योजना है। वो अभी बहुत ही गवर्नमेंट की गोल्डटैक योजना है जिसके तहत महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन लड़कियां हैं उनके विवाह के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। सबला योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है जिसके माध्यम से। सबला योजना की शुरुआत कब हुई थी? सर 2006 में। अभी जो महिलाओं की जो जैसे बोला जाता है कि महिलाओं की स्थिति अभी ठीक नहीं है, दयनीय स्थिति है, ऐसा बोला जाता है, जी तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर महिलाओं की स्थिति वर्तमान में देखी जाए तो दयनीय नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में जो है आगे आ रही है और अपने शिक्षा के माध्यम से और अपनी क्वालिटी के माध्यम से वो अब सशक्त होते जा रहे हैं। तो आपके अनुसार महिला और पुरुष क्या बराबर हैं? जी सर, अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें बराबर दर्जा दिया जा रहा है और सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जहां महिला सशक्त नहीं हो पा रही या उनकी जो बेसिक नीड्स है या उनकी जो सुविधाएं जो देनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी प्रयास कर रही है। आपके पर्सनल व्यू क्या है इस संबंध में? सर वर्तमान में महिलाएं जो है आगे आ रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे सामाजिक हो, हर क्षेत्र में आगे आ रही है। ठीक है। जैसे आपने अपनी हॉबी में लिखा है आसन प्राणायाम, तो आसन प्राणायाम के बारे में बताइए। जी सर, आसन मेरा प्रारंभिक से ही इसमें रुचि रहा है और आसन के तहत बहुत सारे आसन आते हैं। उसमें से कुछ आसन हैं शीर्षासन है, पवन मुक्तासन है, और सर जैसे पवन- अगर जी। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है जी तो आप कौन सा आसन करेंगे? सॉरी सर। आपका अगर आपको शुगर की बीमारी है जी तो कौन सा आसन करेंगे? सर, इसके लिए पर्टिकुलर एक आसन नहीं है बताइए। सर पवन मुक्तासन। अनुलोम विलोम का नाम सुने? जी वो प्राणायाम है। ठीक है, उस प्राणायाम को अपन क्यों करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? सर इससे जो हमारी नाड़ी है, नस जो है, उसके शोधन के लिए अनुलोम विलोम उससे प्राणायाम होता किया क्या जा है? सकता है। बॉडी को उससे सर बॉडी में जो हमारी नसों में जो रक्त का संचार होता है
वो बहुत अच्छे से होता है और रक्त की शुद्धि बनती है। और कहीं अगर हमारे रक्त में थक्का जमा हुआ है या ब्लॉकेज है तो वो जो है उससे खुलते हैं। तो कपालभाति कपालभाति सर ये पेट से संबंधित जो रोग होते हैं हमारे, तो उसके लिए अच्छा है। हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है और हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। ठीक है। अगर हमको माइग्रेन की शिकायत है जी तो हमको कौन सा सर इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम अच्छा होता है। ठीक, कितने मिनट तक कर सकते हैं हम लोग? सर इसके लिए 10 से 15 वो क्रिया जो है 10 से 15 बार ही की जा सकती है, ज़्यादा नहीं करनी। उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? सर उससे हर चीज़ का सर कोई भी चीज़ है अगर ज़्यादा करेंगे तो उसके नुकसान होते हैं, तो वैसे ही इसके भी नुकसान से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जी अच्छा, एक बार बाबा राम बताते हैं कैसे नाखून कैसे घिसने से जी बाल सफेद नहीं होते, जी इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर कहीं ना कहीं ये जो नाखून का संबंध हमारे नसों से या हमारी नाड़ियों से, नसों से तो नहीं। सॉरी सर नहीं मालूम। ठीक। बाबा रामदेव छत्तीसगढ़ कब आए थे पहली बार? सॉरी सर। अपना जो रोल नंबर है जी उसको हिंदी में बताइए। जैसे बोलते हैं 15 करोड़ 50 लाख। सर इसकी तैयारी किया था मैंने कि नवी वर्तमान में कोई 1 खरब से शुरू है सर ये। अच्छा, और जोड़ देंगे कितना है? तो जोड़ ऐसे जोड़ा जाए सिंपल, नहीं छोड़ो सर नहीं। कोई बात नहीं। आपने भी कहा कि आपका जो पीएचडी है जी मतलब बेस्ड ऑन महिला सशक्तिकरण है ना? जी सर। आपके यहाँ पापा क्या करते हैं? सर पापा दूरदराज परिवहन में हवलदार थे और बीआरएस लेके वर्तमान में अभी घर में। जॉब में थे? जी सर। मम्मी जॉब में है? नहीं सर, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। जी ठीक। आप बताइए कि मतलब महिला सशक्तिकरण जो हो रहा है जी ये होना चाहिए? जी सर जरूरी है। जरूरी है। जी तो मम्मी का एजुकेशन क्या है? सर मम्मी 8वीं पास है। ठीक है, 8वीं पास है। अभी आपने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, जी तो आपने अपनी मम्मी को 8वीं के बाद पढ़ाया क्यों? सर उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था। अभी सर अभी तो है ना, जी सर अभी हूँ मैं। तो अभी क्यों नहीं पढ़ाया? सर उसमें तो कोई एज नहीं है ना। जी 8वीं के बाद मम्मी जी 10वीं कर सकती थी, 12वीं कर सकती थी। जी जी तो जब आपने कहा कि भाई सर, महिलाओं को आगे करना है जी जी तो आपने मम्मी से क्यों नहीं शुरुआत की? सर घर की और भी जिम्मेदारियां हैं उन पर और तो एजुकेशन करने से जिम्मेदारियों में क्या है? सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी इस बारे में आप सोचा सोचे नहीं। नहीं? जी सर सोचा ही नहीं इस बार। आप सोचेंगे? जी सर सोचेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। एक बात काम कीजिए, वो एक टॉपिक तैयार करके आए हैं, जी सर। उसे हम लोग को एक्सप्लेन कीजिए आप। जी सर। इससे हो जाएगा। चलिए। Yes, हाँ। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, क्योंकि कॉमर्स में एक विषय व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता है और अर्थशास्त्र मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन वर्तमान में अभी मैं उतना प्रिपेयर नहीं हूँ। फिर भी एक टॉपिक मैंने तैयार किया था, वो है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध से समझने से पहले हमको सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है इसे समझना पड़ेगा। सीमांत उपयोगिता का आशय यह है कि एक अतिरिक्त इकाई से किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और कुल उपयोगिता जो है, जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग करते जाते हैं और वो उपयोगिता जो है उसमें काउंट होते जाती है और एक साथ जब होती है तो वो कुल उपयोगिता कहलाती है। इसे एक उदाहरण के सामने माध्यम से समझेंगे। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। ये एक ग्राफ है जिसमें मैंने एक वस्तु को लेके, इधर है सीमांत उपयोगिता वाई अक्ष में 0 अक्ष है और इधर है एक्स, इसमें है वस्तु। तो
जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसी वैसी उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटते जाती है। जैसे जब हमको भूख लगती है तो जब हम पहला निवाला खाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता है जो उसके बाद खाने वाली इकाइयाँ हैं उससे अधिक होती है। तो जैसे पहली वस्तु का उपभोग किया तो उससे मुझे सीमांत उपयोगिता जो मिली वो 15 मिली, फिर दूसरी इकाई का उपभोग किया तो 10 मिली, तीसरी इकाई का उपभोग किया तो 5 मिली। ठीक, इसके पश्चात जब मैं चौथी इकाई का उपभोग करूंगा तो जो मेरी कुल उपयोगिता है वो यहाँ पर 0 हो जाएगी, और अगर इसके बाद मैं अगर 5वीं इकाई का उपभोग करूंगा तो वो माइनस में चली जाएगी। इस प्रकार से जो सीमांत उपयोगिता है वो जो है जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे घटती जाती है। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इसमें 3 प्रकार का संबंध होता है। चलिए ठीक, पहला जी बैठिए। थैंक यू। रमेश आपका तो इंटरव्यू हो गया, चलिए। थैंक यू।